हेलो सिविलियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आगे के टॉपिक्स जो कि है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। क्या होता है ड्यूरेबिलिटी? A durable concrete performs satisfactorily under the expected anticipated exposure condition for the stipulated life of the structure। तो जो हमने उसके स्ट्रक्चर को लाइफ को स्टिपुलेट किया है कितना लाइफ होना चाहिए, तो उस पूरे लाइफ में क्या होता है, एक ड्यूरेबल कंक्रीट बहुत बढ़िया तरीके से, सेटिस्फैक्ट्री तरीके से, और जो हमने एक्सपेक्ट किया है उससे तरीके से बिहेव करता है, सारा अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी को, वो देख लेते हैं। जो पहला फैक्टर है वो है परमिएबिलिटी। क्या है परमिएबिलिटी? क्या होता है परमिएबिलिटी? ऑल फॉर्म्स ऑफ डिटोरिएशन इन कंक्रीट आर ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इन इट। तो कंक्रीट में जितना तरह का डिटोरिएशन होता है वो होता है ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इन इट, उसमें वाटर पेनिट्रेट करने के कारण। द वे इन विच ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ परमिएबिलिटी आर। क्या क्या तरीका है जिससे किसी भी कंक्रीट के जो ड्यूरेबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकता है परमिएबिलिटी के कारण? एक है द केमिकल्स इन लिक्विड फॉर्म, द केमिकल्स इन लिक्विड फॉर्म अफेक्ट द कंक्रीट बाय पेनिट्रेटिंग इट। तो लिक्विड फॉर्म में केमिकल्स होंगे, वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा कंक्रीट को, अफेक्ट द कंक्रीट बाय पेनिट्रेटिंग इट, उसको पेनिट्रेट करके उसको अफेक्ट कर देगा केमिकल्स जाके। ठीक है, फिर फास्ट एक्शन हो सकता है, रस्टिंग ऑफ स्टील हो सकता है। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पाएगा? परमेबिलिटी के कारण हो पाएगा, अलाउ करेगा मॉइस्चर को, एयर को अंदर जाने का, और फिर वहां पर रिएक्शन करेगा, रस्टिंग हो सकता है, केमिकल अटैक हो सकता है। कंक्रीट हैज जेल पोर्स, कंक्रीट के पास क्या होता है, जेल पोर्स होता है, एंड कैपिलरी एक्टिविटीज भी, कैविटीज भी होता है। About 1/3 of gel pores are so small that they hardly pass any water through them। मतलब 1/3 of gel pores इतने छोटे होते हैं, so small that they hardly pass any water through them, मतलब उसके थ्रू कोई वाटर पास नहीं होता है। The extent of capillary cavities which depends upon the water cement ratio is the major factor contributing to the permeability। तो permeability को कौन अलाउ कर रहा है, मतलब किसके कारण permeability क्रिएट हो रहा है? इसका मेन जड़ है कैपिलरी कैविटीज। कैपिलरी के अंदर जो कैविटी होगा, पोर्स होगा, जो डिपेंड करता है वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो पे, वो परमेबिलिटी का मेन कारण है। क्योंकि जो जेल है, जेल पोर्स, वो तो अलाउ नहीं कर रहा है, उसका साइज इतना छोटा होता है। द रेमेडी ऑफ दिस इज द यूज ऑफ पोजोलानिक मटेरियल। तो इसका रेमेडी क्या है, हम पोजोलानिक मटेरियल यूज कर सकते हैं, कोई एयर इन्फेनमेंट यूज कर सकते हैं अप टू 6% तक, कोई हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग कर सकते हैं इन कंजक्शन विद सिलिका। Water cement ratio for a particular strength of concrete is regulated on the basis of its durability and workability। तो जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में कंक्रीट का, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। मतलब ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का डिसाइड करेंगे। तो पहला फैक्टर था जो कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, परमिएबिलिटी। जो सेकंड एक फैक्टर है वो है फ्रॉस्ट एक्शन। द कंक्रीट में बी अफेक्टेड ड्यू टू बीइंग परमिएबल और बाय टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो कंक्रीट क्या होगा, अफेक्ट हो सकता है कंक्रीट पे, या तो परमिएबल है तो अफेक्ट होगा उस पर, या टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम चला गया तो भी उस पर अफेक्ट पड़ेगा। द मैकेनिज्म ऑफ अटैक इन दिस केस इज एट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ अटैक जो है इस केस में इज एट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग। मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है, एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, जब पानी फ्रीज करेगा तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, कॉजिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट। और इससे क्या होगा, कंक्रीट डिसइंटीग्रेट होगा, ब्रेकडाउन करेगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस ओपन टू द स्काई। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ओपन टू द स्काई, absorbing more water in wet condition and cooling quicker by radiation and low temperature, increasing the extent of migration of water resulting in freezing to get depth in concrete favors cross section। तो क्या बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा कंक्रीट का, जो स्काई ओपन टू स्काई होगा, एब्जॉर्बिंग मोर वाटर इन वेट कंडीशन। तो वेट कंडीशन में क्या करेगा, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, कूलिंग क्विकर बाय रेडिएशन, फिर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा रेडिएशन के माध्यम से जल्दी से, एंड लो टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द एक्सटेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ वाटर। ये क्या करेगा, जो वाटर का माइग्रेशन होगा, ट्रांसफर हो रहा है, उसके एक्सटेंट को बढ़ा देगा, रिजल्टिंग इन फ्रीजिंग टू द ग्रेटर डेप्थ। और इससे क्या होगा, ग्रेटर डेप्थ तक फ्रीज हो सकता है पानी इन कंक्रीट, जो फेवर करेगा फ्रॉस्ट एक्शन में। ठीक है, रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉइंग एंड यूज ऑफ डी आइसिंग साल्ट्स
साल्ट्स आर ऑल्सो फेवर फ्रॉस्टेशन, जो बार बार फ्रीजिंग हुआ। फ्रीजिंग और थॉइंग क्या होता है? फ्रीज करना, जम जाना, फिर पिघल जाना, फिर जम जाना, फिर पिघल जाना। ये जो रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉइंग होगा, और हम बार बार डी आइसिंग साल्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो बर्फ जमता है तो उसको पिघलाने के लिए, ये भी फ्रॉस्ट एक्शन को कारण बनता है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ C3S इन सीमेंट और बाय द यूज ऑफ स्पेशल सीमेंट। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं C3S के प्रोपोर्शनल कंट्रोल करके, या स्पेशल सीमेंट हम यूज करके। सल्फेट अटैक, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए। इट डिनोट्स एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है सल्फेट। एंड पेस्ट, ड्यू टू द केमिकल एक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग सल्फेट। तो क्या होगा? जो सीमेंट के हाइड्रेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और अगर सॉल्यूशन कोई है जिसमें सल्फेट है, तो वो रिएक्ट करके क्या करेगा? वॉल्यूम बढ़ा देगा। सल्फेट्स अटैक इन 3 फॉर्म्स ऑन कंक्रीट, 3 फॉर्म में अटैक करेगा। एक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है। कैल्शियम हैज लो सॉल्युबिलिटी, जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, सो इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट हाई राइज। ठीक है। तो ये एंड Mg हैज द, इसलिए ज्यादा ये मतलब हाई राइज नहीं करेगा, ज्यादा ये डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी से कम होता है। एंड Mg हैज द मोस्ट सीवियर द डिसरप्टिव इफेक्ट ओवर द कंक्रीट बिकॉज द रिएक्शन प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल। ठीक है। जो सबसे डिसरप्टिव इफेक्ट होगा वो होगा मैग्नीशियम सल्फेट का, क्योंकि जिसका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो इनसॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेटिंग आउट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकलेगा, एंड लीविंग द वे क्लियर फॉर फर्दर अटैक, और फिर फर्दर अटैक के लिए रास्ता बना देगा। एंड MgSO4 रिएक्ट विद C3S हाइब्रिड इन सीमेंट। वो क्या करता है? ये MgSO4 है, वो रिएक्ट करेगा C3S के साथ सीमेंट में। ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, तो सल्फेट अटैक को हम रोक सकते हैं कैसे? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का इस्तेमाल करके, या कोई सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का इस्तेमाल करके, या सुपर सल्फेटेड सीमेंट का इस्तेमाल करके और रिड्यूसिंग द परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये सब कुछ तरीका है जिससे हम सल्फेट अटैक को रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कार्बोनेशन। तो कंक्रीट इज अल्कलाइन इन नेचर, कंक्रीट क्या है? अल्कलाइन नेचर में है, एंड हैज एन इनिशियल पीएच वैल्यू ऑफ 12 to 13। जो इनिशियल पीएच वैल्यू है वो क्या है? 12 to 13 है। हाउएवर कार्बन स्टील reinforcement in an alkaline environment is not affected by the corrosion। ठीक है। हाउएवर जो कार्बन स्टील reinforcement होता है इन एन अल्कलाइन environment is not affected by the corrosion, वो corrosion से अफेक्ट नहीं होगा। बट CO2 प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर रिएक्ट विद कंक्रीट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। लेकिन जो एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो रिएक्ट करेगा कंक्रीट के साथ, और उसको पानी के प्रेजेंस में क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड बना देगा, और कंक्रीट पे अटैक कर देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन कंक्रीट इज कन्वर्टेड इनटू CO3। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है कंक्रीट में इज कन्वर्टेड टू CO3। वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाएगा, कॉजिंग अ रिडक्शन इन पीएच ऑफ कंक्रीट। इससे क्या होगा? जो कंक्रीट का पीएच होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जो मीडियम है एसिडिक बन जाएगा, और जैसे ही एसिडिक बना तो क्या होगा? अंदर में कोरोजन चालू। along with corrosion its volume increase, कोरोजन के साथ साथ क्या होगा? वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, एंड consequently the concrete cracks and spalling takes, कंक्रीट में क्रैक आ जाएगा और स्पेलिंग टेक होने लगेगा, झड़ने लगेगा कंक्रीट का ऊपर का सरफेस। नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है मिनरल ऑयल्स। तो पेट्रोलियम ऑयल एंड इट्स प्रोडक्ट्स do not have a direct effect on the hardened concrete but affect the permeability of fresh concrete। जो पेट्रोलियम ऑयल और इसका प्रोडक्ट होता है कोई डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं हुआ हार्डन कंक्रीट पे, बट अफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। लेकिन फ्रेश कंक्रीट के परमेबिलिटी को जरूर अफेक्ट करेगा। कौन सा? मिनरल ऑयल। ऑर्गेनिक एसिड कैसे अफेक्ट करेगा? तो एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड सेवरली अफेक्ट द कंक्रीट। फॉर्मिक एसिड इज कोरोसिव टू कंक्रीट, क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एसिड जैसे कि वो कंक्रीट के प्रति क्या होता है? कोरोसिव होता है। शुगर क्या करता है? शुगर इट इज द रिटार्डिंग एजेंट। ये क्या है? रिटार्डिंग एजेंट है। एंड इट ग्रेजुअली करोड्स द कंक्रीट, और ये धीरे धीरे कंक्रीट को करोड करेगा, जंग लगाएगा, उसको भी खत्म करेगा। रिमेडी इज टू कोट द कंक्रीट विद सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन। रिमेडी यही है कि कंक्रीट के ऊपर आप क्या कीजिए? सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन से कोट कीजिए, टार और एसफाल्ट से। वेजिटेबल्स, एनिमल्स, ऑयल एंड फैट्स, these consist of free fatty acids which deteriorate the concrete। जो क्या करेगा? कंक्रीट को deteriorate करेगा। सीवेज, सीवेज में क्या होता है? H2S गैस इवॉल्व फ्रॉम सीवेज एंड प्रमोट H2S corrosion। जो H2S गैस सीवेज से इन्वॉल्व होता है
वो क्या करता है, कोरोजन करता है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। थर्मल इफेक्ट की बात करें, सिंस कंक्रीट इज हेट्रोजेनस, क्योंकि कंक्रीट क्या है, हेट्रोजेनस सब्सटेंस है, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट हैज डिसिमिलर थर्मल कोएफिशिएंट, जो उसका जो कंक्रीट का इंग्रेडिएंट्स होता है वो क्या होता है, एक डिसिमिलर थर्मल कोएफिशिएंट होगा, विच लीड्स टू क्रैकिंग, जो अल्टीमेटली क्या लीड करेगा, क्रैकिंग को लीड करेगा। ठीक है, क्रैक्स दीज आर इनहेरेंट टू कंक्रीट, इनहेरेंट टू कंक्रीट, कंक्रीट के लिए इनहेरेंट होता है, एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, लीडिंग टू डिक्रीज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफेक्ट्स इन कंक्रीट, कंक्रीट में क्या क्या डिफेक्ट होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो पहला डिफेक्ट है वह है क्या, क्रैक्स। क्या है, क्रैक्स। द क्रैक्स इन कंक्रीट में ओरिजिनेट फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो क्रैक्स क्यों डेवलप होगा कंक्रीट में, तो बहुत सारा उसका भी रीजन है। एक है एक्सेस वाटर, अगर कंक्रीट में एक्सेस वाटर हो जाए तो क्रैक डेवलप हो जाएगा। अर्ली लॉस ऑफ वाटर, पानी पहले ही लॉस कर जाए, उड़ जाए, तो क्या करेगा, वो वेपर बना देगा, वहां पे पोर क्रिएट कर देगा। ठीक है, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन अगर होने लगे तो क्रैक बनेगा। फ्रीजिंग एंड थॉइंग, बार बार फ्रीज करना, जमना, फिर पिघलना, इस तरह लगा रहेगा तो क्रैक डेवलप होगा। स्टील में क्लोजन हो जाए, डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स रिड्यूसेस द लोड कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये क्या करता है, क्रैक डेवलप हो गया तो कंक्रीट का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर एक डिफेक्ट है उसको बोलते हैं क्रेजिंग। क्या होता है क्रेजिंग, तो क्रेजिंग ऑफ कंक्रीट रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस इन श्रिंकेज बिटवीन सरफेस एंड इंटीरियर। तो कंक्रीट में जो क्रेजिंग होता है रिजल्ट फ्रॉम द, क्या क्यों होता है, फ्रॉम द डिफरेंस इन श्रिंकेज बिटवीन द सरफेस एंड इंटीरियर। तो जो कंक्रीट का सरफेस है और उसका जो अंदर का इंटीरियर है, उस दोनों के जो श्रिंकेज करता है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, और इस डिफरेंस इन श्रिंकेज के कारण इसमें क्रेजिंग डेवलप होता है। Grazing basically क्या है, क्रैक ही होता है। The cracks rarely exceed 12 millimeter or so in depth and therefore are not serious apart from the unsightliness। ठीक है, नेक्स्ट डिफेक्ट है सल्फेट डिटोरिएशन। सल्फेट अटैक इज मेनली caused by the soil containing excess sulfate or by sulfate water। तो सल्फेट अटैक कंक्रीट पे होता है, इसका कारण क्या है, तो सॉइल अटैक करता है बेसिकली। अगर सॉइल में सल्फेट है या कोई सल्फेट वाटर है तो वहां से सल्फेट का अटैक आ जाएगा। इफ्लोरेसेंस, ये भी एक तरह का डिफेक्ट है कंक्रीट का। इट इज अपीयरेंस ऑफ फ्लफी व्हाइट पैचेज, तो आपको व्हाइट कंक्रीट पे कभी कभी उजला रंग का व्हाइट कलर का पैचेज दिखाई देगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। इट इज कॉज्ड बाय द पोरली वास्ट एग्रीगेट, और ये कैसे होता है, इट इज कॉज्ड बाय द पोरली वास्ट एग्रीगेट एंड साल्टी वाटर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। ठीक, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, ये क्या है, तो पहले भी देख चुके हैं। सेपरेशन और सेटिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मिक्स इज टर्म्ड एज सेग्रीगेशन। जो कोर्स एग्रीगेट का जो मिक्सचर से मिक्स से अलग हो जाना होता है उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। और सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द मिक्स उसको बोलेंगे ब्लीडिंग। अगर पानी अलग हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, ब्लीडिंग बोल देंगे। लैटेंस क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज ए वाटर सीमेंट स्लरी। वाटर सीमेंट स्लरी जो क्या होता है, कंक्रीट सरफेस पे ऊपर में चला आएगा और उस पर सेट कर जाएगा, तो एक उसी लेयर को बोलेंगे लैटेंस बोलेंगे। और ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव लिफ्ट ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट के जो दो अलग अलग लिफ्ट होगा, मतलब अलग अलग लेयर में हम प्लेस करते हैं, तो इसके बीच में इसको स्ट्रेंथ को कम कर देगा लैटेंस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, पहला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द ट्रू इलास्टिक कर्व फॉर कंक्रीट इन कंप्रेशन कैन बी प्लॉटेड by applying and releasing load until the set at zero loads become constant। तो क्या बोल रहा है, जो ट्रू इलास्टिक कर्व हुआ कंक्रीट के लिए इन कंप्रेशन में वो हम प्लॉट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एंड रिलीजिंग लोड। लोड को अप्लाई करके और रिलीज करके, कब तक, अंटिल द सेट एट जीरो लोड्स बिकम कांस्टेंट, जब तक जो जीरो लोड पे जो सेट होगा वो कांस्टेंट ना हो जाए, जीरो लोड वाला जो वैल्यू होगा। बाय सब्ट्रैक्टिंग द सेट फ्रॉम द टोटल डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन से क्या करेंगे, सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द इलास्टिक डिफॉर्मेशन फॉर अ गिवन लोड उसको डिफाइन कर सकते हैं। सिंस मोटार एंड कंक्रीट हैव नो इलास्टिक लिमिट, क्योंकि मोटार और कंक्रीट में कोई इलास्टिक लिमिट नहीं होता है, द ईसी फॉर कंक्रीट मस्ट बी द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट जीरो स्ट्रेस। तो जो ईसी होगा, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा कंक्रीट का, वो क्या होगा, मस्ट बी द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट जीरो स्ट्रेस। तो जीरो स्ट्रेस पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का हम स्लोप निकालेंगे वही इसका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ईसी क्या हो गया, 5000 इंटू अंडर रूट एफ सी के, 5000 अंडर रूट एफ सी के, ये होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट।
और एफसी के यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इसी 14 इंटू इसका वैल्यू कितना से क्या रेंज होता है, तो 14,000 से लेकर 40,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बीच में वैली करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेस कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है पॉइजन रेशियो। अंडर यूनिट कंप्रेशन, अंडर यूनिट कंप्रेशन लैटरल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट, जो लैटरल एक्सपेंशन होगा कंक्रीट का इज अबाउट कितना होगा, 1/6 से 1/12 ऑफ यूनिट स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस फॉर द ऑर्डिनरी रेंज ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो लैटरल एक्सपेंशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये बोल रहा है कि जो अंडर यूनिट कंप्रेशन जो लैटरल एक्सपेंशन होगा कंक्रीट का जब 1/6 से 1/12 होगा ऑफ यूनिट स्ट्रेन, जिस डायरेक्शन में हमने लोड लगाया है उस डायरेक्शन का 1/6 से 1/12 होगा इसके लैटरल डायरेक्शन में। ठीक है, द रेशियो इंक्रीजेज विद द रिचनेस ऑफ द मिक्स। अगर मिक्स को ज्यादा हम रिच करते जाएंगे, सीमेंट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, रेशियो बढ़ भी सकता है। द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो वैरीज बिटवीन 0.15 to 0.2 फॉर नॉर्मल कंक्रीट। तो ये वैल्यू होगा पॉइजन रेशियो का वो वैरी करेगा 0.15 से 0.2 के बीच में इन नॉर्मल कंक्रीट में। क्रीप समझते हैं, क्रीप क्या होता है, द कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर अप्लाइड लोड इज नोन एज क्रीप। लोड हम अप्लाई हमने किया कंक्रीट पे और लगातार उसमें क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसी को बोलेंगे क्रीप। इट में बी डिफाइंड एज द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन इन कंक्रीट विद टाइम अंडर सस्टेन स्ट्रेन। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन में इंक्रीज हो रहा है कंक्रीट में विथ टाइम, समय के साथ साथ, अंडर सस्टेन स्ट्रेस। स्ट्रेन जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया वो उतना ही सस्टेन है और टाइम के साथ साथ स्ट्रेन बढ़ रहा है अपने आप से। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्लास्टिक फ्लो टाइम इल्ड, और इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो भी बोलते हैं और टाइम इल्ड भी बोलते हैं। द रेट ऑफ क्रीप डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होता है, जो क्रीप का रेट होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, एंड द क्रीप स्ट्रेन एट 5 years आर टेकन एज टर्मिनल क्रॉप्स। ठीक है, जो क्रीप स्ट्रेन होगा 5 साल पे उसको ले लेंगे टर्मिनल क्रीप कि अब तो हो गया फाइनल है, इससे ज्यादा क्रीप नहीं होना है, तो 5 साल पे लेते हैं टर्मिनल क्रीप को। क्रीप इंक्रीज रैपिडली विद स्ट्रेस, और स्ट्रेस के साथ क्रीप भी बढ़ेगा। लोडिंग एट एन अर्ली एज ऑफ कंक्रीट, लोडिंग एट एन अर्ली एज ऑफ कंक्रीट, अगर हम अर्ली एज पे कंक्रीट पर लोड लगा देंगे तो क्या होगा, क्रीप बढ़ने लगेगा। ठीक है, यूज ऑफ ब्रोकन ब्लास्ट, सॉफ्ट पोरस एग्रीगेट एंड पोरली ग्रेडेड एंड इम्प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो ये सब करने से क्या होता है, आपका क्रीप बढ़ जाएगा। क्रीप में बी ड्यू टू क्लोजर ऑफ इंटरनल वॉइड्स, क्रीप क्यों होता है, कारण क्या है, तो मे बी ड्यू टू द क्लोजर ऑफ इंटरनल वॉइड्स, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ इंटरनल वॉइड्स होंगे। ठीक है, विस्कस फ्लो ऑफ सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट फ्लो कर रहा होगा, विस्कस फ्लो कर रहा होगा, एंड द फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ सीमेंट जेल, सीमेंट जेल से वाटर फ्लो आउट कर रहा होगा। तो ये सब कुछ कारण हो सकता है क्रीप होने का। इन आरसीसी स्ट्रक्चर इट इज ऑफ एडवांटेज सिंस इट कॉजेज बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस, क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर में जो क्रीप है ये एडवांटेजेस होता है क्योंकि एक बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ये करता है क्रीप के कारण। क्रीप कॉजेज लार्ज डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन एंड इज अनडिजायरेबल, जो क्रीप है कभी कभी लार्ज डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन भी करता है जो कि अनडिजायरेबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, ये आपका डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ से बढ़ना हुआ कांस्टेंट लोड लग रहा है, ये बढ़ता हुआ गया। ठीक है, कांस्टेंट लोड पे जब हम लोड रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वापस आ जाएगा, कुछ प्लास्टिक रिकवरी होगा, लेकिन ये कुछ इसमें से जो डिफॉर्मेशन है वो रह जाएगा, इसको बोलेंगे परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है श्रिंकेज। क्या है श्रिंकेज, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंक्रीट इन द एब्सेंस ऑफ लोड इज टर्म्ड एज श्रिंकेज। तो श्रिंक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है लोड के एब्सेंस में, उसे कहेंगे श्रिंकेज। ठीक है, इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है प्लास्टिक श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज इट अकर्स वेरी सून, इट अकर्स वेरी सून आफ्टर pouring द कंक्रीट इनटू द फॉर्म, जैसे ही हमने फॉर्म में कंक्रीट को डाला वहां पे आपको प्लास्टिक श्रिंकेज होने लगेगा। द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जैसे ही हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होगा इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिड्यूस होगा ड्यू टू इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट विच लीड्स टू क्रैकिंग, और अल्टीमेटली क्या होगा, क्रैकिंग चालू हो जाएगा। फिर होगा ड्राई श्रिंकेज, ये कब होगा, द श्रिंकेज दैट अपीयर्स आफ्टर द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट मिक्सचर, कंक्रीट मिक्सचर के सेट और हार्डनिंग के बाद जो श्रिंकेज होता है उसको बोलेंगे हम ड्राइंग श्रिंकेज। ठीक है,
और ये क्यों होगा? ड्यू टू लॉस ऑफ कैपिलरी वाटर। ठीक है, और नेक्स्ट है कार्बोनेशन श्रिंकेज। इट अकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन के कारण आपको ये होगा विद द हाइड्रेटेड सीमेंट मिनरल्स। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रेटेड सीमेंट मिनरल्स के साथ, तो कार्बोनेटिंग जो CaOH ट्वाइस होगा, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। द कार्बोनेशन स्लोली पेनिट्रेट्स द आउटर सरफेस। जो कार्बोनेशन है वो स्लोली क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा द आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट। द कार्बोनेशन स्लोली क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा कंक्रीट के आउटर सरफेस पे। दिस टाइप ऑफ श्रिंकेज मेनली अकर्स एट मीडियम ह्यूमिडिटी। और इस तरह का जो श्रिंकेज होता है कार्बोनेशन श्रिंकेज, ये मेनली कहाँ पे होगा? मीडियम ह्यूमिडिटी में। एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस्ड परमेबिलिटी। ऑटोजेनस श्रिंकेज क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू द नो मॉइस्चर मूवमेंट। इट अकर्स ड्यू टू नो मॉइस्चर मूवमेंट, अगर कोई मॉइस्चर मूवमेंट नहीं हो रहा है फ्रॉम कंक्रीट पेस्ट अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर। इट इज अ माइनर प्रॉब्लम ऑफ कंक्रीट एंड कैन बी इग्नोर्ड। ये बहुत ही माइनर प्रॉब्लम होता है, इसको आराम से आप इग्नोर कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग श्रिंकेज, कौन कौन सा फैक्टर जो श्रिंकेज को अफेक्ट करेगा? पहला वाटर सीमेंट रेशियो। इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो श्रिंकेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक हो गया इन्वायरमेंटल कंडीशन। इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द टोटल श्रिंकेज। तो ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है पूरे श्रिंकेज को। इट इज मोस्टली अकर्ड ड्यू टू द ड्राइंग कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर। ठीक है, तो कंडीशन एटमोस्फेयर के ड्राइंग कंडीशन के लिए मोस्टली अकर होता है। इट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी घटेगा तो क्या होगा? श्रिंकेज बढ़ जाएगा। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कैसे अफेक्ट करता है श्रिंकेज को? द रेट ऑफ श्रिंकेज रैपिडली डिक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ क्या होता है? श्रिंकेज का रेट कम होता है, डिक्रीज होता है। इट इज फाउंड दैट 14 to 34% ऑफ 20 ईयर श्रिंकेज अकर्स इन 2 वीक्स। ये पाया गया है कि जो 20 साल में टोटल श्रिंकेज होता है उसका 14 से 34% सिर्फ 2 वीक में होता है, सप्ताह में होता है। एंड 40 to 80% श्रिंकेज अकर्स इन 3 मंथ। और जो 40 से 80% श्रिंकेज होगा वो 3 महीने में हो जाएगा। और जो रेस्ट 66 से 85% होगा वो 1 साल में हो जाएगा। ठीक है। टाइप ऑफ एग्रीगेट, द एग्रीगेट विथ मॉइस्चर मूवमेंट एंड लो EC मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कॉजेज लार्जर श्रिंकेज। तो एग्रीगेट जिसका मॉइस्चर मूवमेंट, जिनमें मॉइस्चर मूवमेंट होता है और जिसका EC कम होता है, वो क्या करता है? लार्ज श्रिंकेज करेगा। एंड द रेट ऑफ श्रिंकेज जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर एग्रीगेट का साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो श्रिंकेज है वो जनरली डिक्रीज हो जाएगा। एडमिक्सचर कैसे अफेक्ट करेगा श्रिंकेज को? द श्रिंकेज इंक्रीज विद द एडिशन ऑफ एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर। अगर हम एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर ऐड करेंगे तो क्या होगा? श्रिंकेज बढ़ जाएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CaCl2 के प्रेजेंस में। एंड इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द लाइम रिप्लेसमेंट। और ये जो है उसको आप कम कर सकते हैं बाय लाइम से रिप्लेस करके। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट कैन बी कंप्यूटेड, इसको कंप्यूट भी कर सकते हैं। ES इक्वल टू 0.00125 इंटू 0.9 - H। ES क्या है यहाँ पर? श्रिंकेज स्ट्रेन है। H क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। द डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट ड्यू टू सस्टेन लोडिंग, इसको क्या बोलेंगे? क्रीप बोलेंगे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पूछा है यहाँ पे, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, क्या श्रिंकेज डिपेंड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर पे? तो बिल्कुल सही बात है। पैसेज ऑफ टाइम पे, तो ये भी करता है। अप्लाइड स्टेज पे नहीं करता, अप्लाइड स्टेज पे क्रीप करता है, तो ये गलत हो गया, तो 1 and 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द श्रिंकेज आर एज फॉलोज। एक हो गया इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द मेजर फैक्टर है अफेक्टिंग द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो श्रिंकेज बढ़ जाएगा। टाइम के साथ जो रेट है श्रिंकेज का वो घटता है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या है? बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा। टाइप ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, एडमिक्सचर सब पर डिपेंड करेगा। अब आगे जाते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट का टेस्टिंग कुछ करते हैं, उसमें एक है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, द टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट being referred till now was for representative sample which does not indicate in properties of concrete used in construction. Clear है? Information about the in situ strength of concrete may be required for both under construction
as well as existing concrete structure for which entity is suitable. तो information about the in situ strength of concrete, तो concrete के in situ strength के बारे में जो भी information है वो हो सकता है उसका जरूरत पड़े इसके लिए फॉर बोथ जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है या जो ऑलरेडी बन चुका है जिसके लिए एंटिटी सुटेबल है. इट इज ऑल्सो नीडेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. कहाँ कहाँ पर इसका जरूरत पड़ सकता है एंटिटी का. नन कंप्लायंस विद मटेरियल सप्लाइड इन टर्म्स ऑफ वर्क स्पेसिमेन टेस्ट रिजल्ट और अदर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट. ठीक है, अगर जो हमने मटेरियल सप्लाई किया है उसमें कुछ नन कंप्लायंस है इन टर्म्स ऑफ वर्क स्पेसिमेन टेस्ट रिजल्ट या कोई दूसरा स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हमको एंटिटी टेस्ट करना पड़ सकता है. Uncertainties concerning the level of workmanship involved in construction. कंस्ट्रक्शन में जो वर्कमैनशिप का लेवल इन्वॉल्व है उसके बारे में आप अनसर्टेन है तो यहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है इस टेस्ट का. ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल करना है, बेसिक बातें हैं. मॉनिटरिंग द एडवांस स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू. ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है तो एडवांटेज बहुत सारा है. एक तो है कि जब द मेजरमेंट कैन बी डन इन सिटू, आप साइट पे कर सकते हैं इसको. जो वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ कंक्रीट विद टाइम एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कैन बी स्टडीज. आप उसको जो क्वालिटी कंक्रीट के क्वालिटी में जो वेरिएशन होगा विथ टाइम, समय के साथ साथ, या कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगा उसको आप स्टडी कर सकते हैं. इन दिस मेथड कंक्रीट इज नॉट लोडेड टू डिस्ट्रक्शन एंड हेंस कैन बी यूज्ड आफ्टर द टेस्ट आल्सो. इस मेथड में जो कंक्रीट है यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है तो बाद में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई वेस्टेज नहीं होता है किसी भी मटेरियल का. ठीक है, क्या क्या टाइप है एंटिटी का. एक हो गया आपका सीमेंट रिबाउंड हैमर टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मैच्योरिटी टेस्ट, कंक्रीट कोड टेस्ट, पुल ओवर टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट एंड रेडियो एक्टिविटी टेस्ट. ठीक है, तो पहला देखेंगे सीमेंट रिबाउंड हैमर टेस्ट. तो क्या होता है सीमेंट रिबाउंड हैमर टेस्ट. इट कंसिस्ट दैट ए रिबाउंड हैमर विच इज अ स्प्रिंग कंट्रोल्ड मास, एक स्प्रिंग कंट्रोल्ड मास होगा दैट स्लाइड्स ओवर द प्लंगर इन द टेबुलर केसिंग. ठीक है, when the hammer is held against the concrete, अब जब हम कंक्रीट के अगेंस्ट में हैमर को हेल्ड करेंगे जिसको टेस्ट करना है एंड द रिलीज बटन इज प्रेस्ड, रिलीज बटन है प्रेस किया, इट कॉजेज द रिबाउंड मास टू स्ट्राइक अगेंस्ट द कंक्रीट सरफेस. तो जो रिबाउंड मास है वो क्या जाएगा कंक्रीट सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, दैट रिट्रैक्ट्स बैक अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ विच इज मेजर्ड ओवर द स्केल इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर कॉल्ड रिबाउंड. तो रिबाउंड नंबर के जो रिबाउंड होकर वापस आएगा तो उसको हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्केल जिसको बोलेंगे रिबाउंड नंबर, विच इज फर्दर यूज टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. ठीक है, द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. क्या क्या फैक्टर है. एज ऑफ स्पेसिमेन. ठीक है, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस अंडर द टेस्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉइस्चर कंडीशन, साइज शेप एंड रिजिडिटी ऑफ स्पेसिमेन, टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड, टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड, एंगल एट विच हैमर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द कंक्रीट सरफेस. तो ये सब कुछ फैक्टर्स है. खैर इतना टेस्ट वगैरह एग्जाम में डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ नाम पूछेगा कि सीमेंट रिबाउंड हैमर टेस्ट किस चीज क्यों करते हैं. तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है कंक्रीट के लिए, बस सिंपल याद रखिएगा, बाकी डिटेल में तक पढ़ने का जरूरत नहीं है. यहाँ पे दिखाया हुआ है आपका ये रिबाउंड हैमर है, ये कंक्रीट सरफेस हुआ, ये आपका इम्पैक्ट स्ट्रिंग हुआ, यहाँ पे प्लंजर है. ठीक है, ये हैमर बास, हाउसिंग, यहाँ पे लॉकिंग बटन है, कंप्रेशन स्ट्रिंग. ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर देखना होगा तो. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट. The principle of this test is based upon the fact that the velocity of sound in solid depends upon both its modulus of elasticity and density. तो जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है इसका प्रिंसिपल है ये इस फैक्ट पे है कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है सॉलिड में ये डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी पे. तो वी एस इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट्स डेंसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड वी एस फंक्शन किसका होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का और डेंसिटी का. द apparatus फॉर दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर, एक ट्रांसमीटर होगा इसमें और एक रिसीवर होगा, where the transmitter is used to generate a pulse of ultrasonic frequency. जो ट्रांसमीटर होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा एक अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पल्स जनरेट करने के लिए, एंड द रिसीवर यूज टू डिटेक्ट इट, और रिसीवर क्या करेगा उसको डिटेक्ट करेगा. द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पल्स टू ट्रैवल थ्रू द नोन डिस्टेंस इन द स्पेसिमेन
टू बी टेस्टेड इज नोटेड। तो जो टाइम रिक्वायर्ड, जो पल्स के द्वारा टाइम लिया जाएगा उस कंक्रीट स्पेसिमेन से ट्रैवल करने में, उसको नोट किया जाएगा। विच इज फर्दर यूज टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पल्स, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा पल्स के वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में। विच इज देन रिलेटेड विद द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट एज फॉलोज। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ पल्स 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा आया तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलेंट था, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। अगर 3.5 से 4.5 के बीच में आएगा तो क्या गुड कहलाएगा। अगर 3 से 3.5 के बीच में आएगा तो उसको बोलेंगे मीडियम कहलाएगा। अगर 3 से कम होगा तो उसको बोलेंगे डाउटफुल बोलेंगे। ठीक। द डायनेमिक यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट में आल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पल्स वेलोसिटी एंड डायनेमिक पॉइजन रेशियो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग पैरामीटर। जो इसका रिजल्ट होगा वो डिपेंड करता है इस पैरामीटर्स पे। टेम्परेचर क्या है टेस्ट के टाइम में, परसेंटेज ऑफ री इन्फोर्समेंट प्रोवाइडेड। ठीक है, क्या क्या हमने क्या परसेंटेज में री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉइस्चर कंडीशन क्या है, स्मूथनेस ऑफ सरफेस टेस्ट। ये सब फैक्टर जो इफेक्ट करेगा। अगेन डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ नाम पूछता है एग्जाम में, एजी एग्जाम में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसका यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेट कंक्रीट। तो वेट कंक्रीट प्लानिंग ये एक एंडिटी है, बिल्कुल सही बात है। यूज टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कंक्रीट एलिमेंट। सही बात है, फिनिश्ड कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, ये सही हो गया 2 और 3। The test which compares the dynamic modulus of elasticity of the samples of concrete, वह टेस्ट जो कंपेयर करता है डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ऑफ द सैंपल ऑफ कंक्रीट को। तो यहाँ पे आपका अभी जस्ट हमने देखा क्या, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिक्स। और एक जब मिक्स हम प्रिपेयर करते हैं तो क्या क्या क्वांटिटीज, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा और सॉलिड होगा। वॉल्यूम ऑफ वाइड में क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर होगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। वाइड में क्या क्या होगा, सॉलिड में क्या क्या होगा, तो आपका सीमेंट होगा, फाइन एग्रीगेट होगा और कोर्स एग्रीगेट होगा। और ये फैक्ट याद रखिए कि 1 मीटर ऑफ वेट कंक्रीट इज इक्वल टू 1.53 मीटर की ड्राई कंक्रीट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूजिंग द मिक्स डिजाइन प्रोसीजर, मिक्स प्रोपोर्शन फॉर द डिजायर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यूजिंग द मिक्स डिजाइन प्रोसीजर, मिक्स प्रोपोर्शन कितना है of desired grade of concrete has been obtained as 1:2.1:3.5 by mass। ये मास का रेशियो दिया हुआ है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट विथ वाटर सीमेंट रेशियो। जो वाटर सीमेंट रेशियो क्या है 0.5 है एंड द एयर कंटेंट दिया हुआ 3%। ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स का वेट कैलकुलेट करना है। तो मेक 0.25 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। तो 0.25 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए आपका जीसी दिया हुआ है, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस का और कोर्स एग्रीगेट का। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, पहले सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, वाटर होगा, सॉलिड होगा। अब एयर कंटेंट क्या होगा, एयर कंटेंट अगर निकालना होगा तो ये आपका 3% दिया हुआ है। तो V अपॉन V कंक्रीट इंटू 100 ये आपका दिया हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या आएगा, AC इंटू V कंक्रीट। वाटर सीमेंट रेशियो MW अपन MC ये 0.5। ठीक है, GS क्या होगा, रो एस अपन रो W। ये सब अलग अलग है। सिंपल अगर हम देखें V कंक्रीट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हम निकाल लिए, एयर कंटेंट दिया हुआ है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम इक्वल टू रो होता है डेंसिटी। तो हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल क्या होगा, मास अपन रो। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वाटर दिया हुआ है तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या है 0.5। ठीक है, तो वाटर आ जाएगा 0.5 इंटू मास ऑफ सीमेंट अपन रो W। ठीक है, वही सिंपल सीमेंट के केस में क्या होगा, मास ऑफ सीमेंट अपन उसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होगा, GC दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से। ठीक है, 2.1 इंटू तो दिया हुआ। जब ये सब करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सीमेंट आ जाएगा 83.44 kg, सैंड आ जाएगा 2.1 MC,
और आपका ग्रेवल आ जाएगा। ठीक है, ये सब आसान है, कर लेंगे आप लोग। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मिनिमम quantity of water required for preparation of design mix 1:3:6 by weight in which cement added is 400 kg। 400 हम सीमेंट ऐड करेंगे तो आपको निकालना क्या है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है। तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, 0.3 की प्लस। ठीक है, तो इसका जस्ट हमने ऊपर देखा था, इसका जो फॉर्मूला था ये वाला, एज पर द फाइनेंस मॉडल्स ऑफ मिक्स डिजाइन द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन द फर्स्ट बैच इज गिवन बाई, जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा वो होगा इस फॉर्मूला पर सेट होगा 0.3 p प्लस 0.1 y प्लस 0.01 z इसका लो w बाई c/p। ठीक है, तो उसी पे सेट कर देंगे तो आ जाएगा। स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट है, वो देख लेते हैं। एक होता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। इट इज द टाइप ऑफ कंक्रीट विच अंडरगोज कॉम्पैक्शन ऑन इट्स ऑन, अपने आप से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। एंड नो मैनुअल और मैकेनिकल मेजर्स आर रिक्वायर्ड, कोई मैकेनिकल या मैनुअल मेजर्स का रिक्वायरमेंट होगा फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ दिस कंक्रीट। इट ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेज, ये क्या है, फॉलोइंग एडवांटेज ऑफर करता है। फास्टर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, रिडक्शन इन साइट मैन पावर, बेटर सरफेस फिनिश, easier placing, improved durability, thinner concrete section, reduced noise level और safer working environment। ठीक है, this concrete is produced by the use of OPC 43 and 53 and aggregates having maximum size limited to 20 mm and chemical और mineral iron mixture। तो ये जो कंक्रीट फॉर्म प्रोड्यूस होगा इसमें हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे OPC 43 एंड 53, और जो एग्रीगेट हम यूज करेंगे उसका मैक्सिमम साइज 20 मिलीमीटर से कम होगा। ठीक है, और कुछ केमिकल और मिनरल एडमिक्सचर डालेंगे। एक होता है रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, आरएमसी। इट इज द कंक्रीट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ बैचिंग प्लांट अकॉर्डिंगली टू द क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन द फील्ड। तो फील्ड में जितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा उसी हिसाब से यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा एंड उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा डिजायर्ड प्लेस पे वाया ट्रक्स और ट्रांजिट मिक्सचर। तो पहले से बना के रखेंगे और जाके सिर्फ वहाँ पे ये कर देंगे। नेक्स्ट है फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, एफआरसी। ये क्या होता है, कंक्रीट इज रीइंफोर्स्ड विद फाइबर्स हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नोन एज एफआरसी। तो कंक्रीट में क्या है, उसको पहले से रीइंफोर्स कर देते हैं फाइबर से जिसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, और उसी को बोलते हैं एफआरसी। सम ऑफ द फाइबर्स दैट कैन बी यूज्ड एज स्टील फाइबर्स। कुछ फाइबर्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हो गया स्टील फाइबर्स हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, नाइलॉन हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ग्लास कार्बन हो गया। नेक्स्ट है ए रेटेड कंक्रीट। ए रेटेड कंक्रीट, इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कैलकेरियस एंड सिलिशियस मिक्सचर। तो ये जो है कैलकेरियस और सिलिशियस मिक्सचर से बनता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, पल्वराइज्ड सैंड, फ्लाई एश बाय इंट्रैपिंग एयर सेल्स। दीज इंट्रैप्ड एयर सेल्स मेक द मटेरियल लाइट बना देगा। ठीक है, और इम्परवियस और गुड इंसुलेटर फिट। ठीक है, तो ये सब अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे आपका कंक्रीट खत्म होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडमिक्सचर देख लेंगे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं फिर। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।